राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है, मैं अब गुलामी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती। संजय की शादी हो गई थी और उसकी पत्नी सारिका घर की बड़ी बहू बनकर संजय के घर में आ चुकी थी। संजय कुल 3 भाई थे। संजय सबसे बड़ा था, जिसकी पत्नी सारिका थी। उसके बाद विमल था और उसके बाद आलेख। विमल और आलेख की अभी पढ़ाई कर रहे थे। संजय के पिताजी मनोहर बाबू और माँ कुंती देवी बहुत ही कड़क मिजाज के थे। मनोहर बाबू का अपना बिजनेस था, जिसमें कि संजय भी साथ ही काम करता था। मनोहर बाबू काफी बड़े बिजनेसमैन थे और बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए संजय की पढ़ाई 12वीं के बाद छुड़वाकर उसे अपने बिजनेस में लगा लिया था। लेकिन संजय बिजनेस में मालिक बनकर नहीं, बल्कि मनोहर बाबू का नौकर बनकर ही काम करता था। वह भी बिना तनख्वाह का नौकर। संजय का बड़ा बिजनेस देखकर सारिका के माँ बाप ने सारिका की शादी मनोहर बाबू के बड़े बेटे संजय से की थी। पर उन्हें नहीं पता था कि संजय अपनी दुकान में मालिक नहीं, बल्कि नौकर की हैसियत से रहता है और सब कुछ मनोहर बाबू ने अपने हाथ में रखा हुआ है। साथ ही घर पर कुंती देवी का राज चलता था। एक कप चाय भी सारिका अपने मन से नहीं बनाकर पी सकती थी। सारिका और संजय की अब शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मनोहर बाबू और कुंती जैसे पहले पूरे घर में अपना दबदबा रखते थे, वैसे ही अभी भी रखते थे। घर के एक एक फैसले कुंती देवी करती थी। क्या खाना बनेगा, कितना खाना बनेगा, क्या काम करना है, कैसे करना है, कहाँ और कब करना है, कब सोना है, कब जागना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, सब कुछ कुंती देवी ही निर्णय करती थी। सारिका को उनकी बात हर हाल में माननी होती थी। और इसी तरह दुकान में संजय अपने पिताजी का मनोहर बाबू का गुलाम था। मनोहर बाबू दिन भर संजय से गधा मजदूरी करवाते थे और उसे उल्टी सीधी बातें भी बोला करते थे। पैसे के नाम पर संजय के पास कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि मनोहर बाबू का कहना था, खा पहन तो रहे हो, अच्छे घर में तो रह रहे हो, हमारे बाद तो दुकान तुम लोगों की ही है ना, तो पैसे लेकर क्या करोगे। उन्हें यह बात भी नहीं समझ में आ रही थी कि अब संजय की शादी हो चुकी है, उसके कुछ व्यक्तिगत खर्च भी होते होंगे, क्योंकि मनोहर बाबू और कुंती देवी अपनी अड़ियलगिरी को सही समझते थे। सारिका को एक सैनिटरी पैड तक के लिए अपनी सासू माँ से पैसे मांगने पड़ते थे और उसे बहुत बुरा लगता था। वह पैसे भी सासू माँ कभी देती थी और कभी यह बोलकर कि हमने अपने ज़माने में यह सब कहाँ इस्तेमाल किया है, कपड़े तो सबसे बेहतर होते हैं, उसे पैसे भी नहीं देती थी। खून के आंसू रोती थी सारिका और संजय से बोलती थी, क्या देखकर मेरे पिताजी ने इस घर में मेरी शादी कर दी। उन्हें तो लगता था कि उनकी बेटी राज करेगी, लेकिन यहाँ तो मैं खून के आंसू रो रही हूँ। भिखारियों के जैसी जिंदगी हो गई है। संजय बोलता था, मैं क्या करूँ। मुझे लगता था मम्मी पापा मेरी शादी के बाद सुधर जाएंगे, लेकिन हालात अभी भी जस के तस ही हैं। इसी बीच 1 साल बीत गया और सारिका अब एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी घर के हालात वैसे ही थे। बच्चे के डायपर तक के लिए सारिका को रोना पड़ता था और 10 बातें सुनने के बाद बच्चे का एक डायपर आता था। बच्चे की डिलीवरी के वक्त भी कुंती देवी ने बहुत ड्रामा किया था, क्योंकि सारिका के ऑपरेशन की बात डॉक्टर ने कही थी और कुंती देवी ने कह दिया था कि यह सब टिटम्मे मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो करवाओ, ऑपरेशन के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। सारिका जी दर्द से तड़प रही थी। डॉक्टर ने बोल दिया था, आप अपने मरीज को यहाँ से ले जाइए, क्योंकि इनका बच्चा ऑपरेशन से ही पैदा होगा, नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। फिर सारिका के पिता ने ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे।
बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी उस वक्त संजय को। साथ ही सारिका के माता-पिता को भी लगा था कि सारिका की शादी में वह बुरी तरह से ठगे जा चुके हैं, पर अब क्या ही कर सकते थे। इसीलिए बेटी की शादी करने से पहले अच्छे से जांच-पड़ताल करनी जरूरी होती है। खैर, अब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन घर के हालात जस के तस थे। तीज त्योहार पर भी अगर कुंती देवी और मनोहर जी चाहते तो सारिका और बच्चे के कपड़े आते, नहीं तो उन्हें पुराने कपड़ों में ही त्योहार मनाने पड़ते थे। किसी शादी ब्याह में सारिका नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां जाने के लिए सारिका के पास पैसे नहीं होते थे। तड़प कर रह जाती थी सारिका। संजय तो जैसे तैसे दुकान में अपना काम करता था, पर औरत का तो दिल करता है ना, मायके के रिश्ते में शादियों में जाने का। पैसे की कमी के कारण सारिका कभी भी नहीं जा पाती थी। संजय सारिका की इस तकलीफ को समझता था। अब बच्चा 3 साल का हो चुका था और उसके स्कूल के एडमिशन की तैयारी करनी थी। सारिका चाहती थी कि बच्चे का एडमिशन किसी बड़े स्कूल में करवाया जाए, लेकिन मनोहर बाबू का कहना था कि मेरे तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो क्या खराबी है। मैं फालतू के पैसे बच्चे के फीस के लिए नहीं देने वाला। बच्चा तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। सारिका ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन मनोहर बाबू और कुंती देवी नहीं माने। मजबूरन सारिका और संजय को अपने बेटे को सरकारी स्कूल में ही डालना पड़ा। सारिका संजय से बोलती थी कि वह कहीं और प्राइवेट नौकरी कर ले। जब दिन भर गधा मजदूरी करनी ही है और उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता, तो इससे तो अच्छा ही है अपना कुछ काम शुरू कर ले या कहीं और नौकरी कर ले। कम से कम कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। हम माँ बाबूजी के ऊपर आश्रित तो नहीं रहेंगे। लेकिन संजय जब भी कहीं और काम करने की बात करता, तो मनोहर बाबू और कुंती देवी का साफ कहना होता, कहीं और काम करना है तो मेरे घर में तुम नहीं रह सकते, जाकर अपने रहने का इंतजाम भी कर लो। और फिर मजबूरी में संजय को हार माननी पड़ती, क्योंकि संजय ज्यादा पढ़ नहीं पाया था। मनोहर बाबू ने उसे पढ़ने ही नहीं दिया था, इसलिए वह कहीं आसानी से कोई नौकरी भी नहीं पा सकता था। हर तरह से मजबूर हो गए थे संजय और सारिका। यह सब कुछ विपिन और आलेख देखते थे और उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता था कि माँ और पिताजी कितना गलत कर रहे हैं संजय भैया और भाभी के साथ। उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी भी कल को इसी तरह खराब हो जाएगी, लेकिन संजय का यह हाल देखकर वह उन दोनों ने समझदारी से काम लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। 12वीं के बाद मनोहर बाबू ने उनकी भी पढ़ाई छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने तो साफ मना कर दिया। मनोहर बाबू ने फीस देने से मना कर दिया, तो विपुल और आलेख ने कोई प्राइवेट नौकरी पकड़ ली और खुद ही अपनी फीस का इंतजाम करने लगे। लेकिन उन लोगों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन लोगों ने बोला, पिताजी हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, पर अपने पैसों से। उन्होंने संजय जैसी बेवकूफ़ी नहीं की। पढ़ाई छोड़कर और कुछ ही सालों के बाद उन दोनों को ढंग से कमाने खाने लायक एक-एक नौकरी तो मिल ही गई थी, जिससे उनके परिवार का गुजर बसर आसानी से हो सकता था। समय के साथ विपुल और आलेख की भी शादी हो गई और उनकी पत्नियां भी घर में आ गई। विपुल और आलेख को बहुत अच्छे से अपने घर के हालात पता थे और संजय भैया और सारिका भाभी के दुख का अंदाजा भी था। वह दोनों बोला भी करते थे, भैया भाभी आप लोगों के साथ बहुत गलत होता है, माँ पापा बहुत गलत करते हैं, आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्हें पता था कि संजय की क्या मजबूरी है, इसलिए इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। विपुल और आलेख की पत्नियों के साथ भी वही सारा खेल कुंती देवी और मनोहर बाबू ने खेलना शुरू किया, लेकिन विपुल और आलेख ने काफी दिनों से यह खेल देख रखा था।
संजय और सारिका के साथ माँ पापा को खेलते हुए, इसलिए उन लोगों ने तुरंत ही अपना घर अलग कर लिया, क्योंकि दोनों अच्छा कमाते खाते थे। दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अलग किराए का घर ले लिया था, जिसकी वजह से उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था और उन्हें उस प्रकार की परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ रहा था, जिस प्रकार की परेशानियों का सामना संजय और सारिका कर रहे थे। सारिका बहुत दुखी हो जाती थी, कभी-कभी, और संजय से बोलती भी थी, तुम्हारे दोनों भाई कितने होशियार निकले, काश तुमने भी यह होशियारी दिखाई होती। संजय बोलता था, यह मेरी बदनसीबी भी थी कि मैं बड़ा भाई था और मुझे यह सब कुछ समझ में नहीं आया। उन दोनों को मेरी परेशानी देखकर सब कुछ समझ में आ गया कि उन्हें आगे क्या करना है। मैं खुश हूँ कि कम से कम मेरे दोनों भाई तो अपने परिवार के साथ चैन की जिंदगी जी रहे हैं। सारिका बोलती थी, हाँ वह तो है, लेकिन अब मैं और मेरा बच्चा, हम तो जिंदगी भर परेशानी झेलने के लिए ही हैं। विपुल और आलेख के भी अब बच्चे हो चुके थे और दोनों अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे। सारिका को बहुत दुख होता था, क्योंकि इतनी संपत्ति होने के बाद भी वह अपने बेटे को अपने मनचाहे स्कूल में नहीं पढ़ा पाई और ना ही बेटे का कोई शौक पूरा कर पाती थी। कभी विपुल और आलेख के बच्चे आते थे, तो उनके महंगे कपड़े देखकर संजय को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता था। विपुल और आलेख को पता था संजय की परेशानी क्या है। कभी-कभी वह संजय के बच्चों के लिए महंगे कपड़े लेकर आते थे, लेकिन कोई कब तक दूसरे के बच्चे के लिए कर सकता है। सबके अपने-अपने खर्चे होते हैं। यह बात संजय और सारिका बहुत अच्छे से जानते थे। विपुल और आलेख संजय और सारिका की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन वह लोग भी मजबूर थे, चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। संजय कई बार विपुल और आलेख से बोलता भी था कि कहीं कोई जुगाड़ हो तो मेरी भी कोई नौकरी लगवा दो। मैं अब इस घर में नौकरों की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है। मेरी पत्नी एक एक चीज के लिए तरसती है। मेरा बेटा एक खिलौने के लिए तरस जाता है। मुझे भी यहाँ से निकलना है। विपुल और आलेख बोलते थे, भैया हमें पता है आप बहुत परेशानी में हैं। माँ और पापा कभी नहीं सुधरने वाले, लेकिन हम भी मजबूर हैं। आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और जितनी आपने पढ़ाई की है, उसमें आपको कोई बहुत बड़ी या बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। घर का किराया ही अच्छा खासा लग जाता है। हम लोग भी इतना नहीं कमाते हैं कि आपकी कोई आर्थिक मदद कर सकें। बस अपना खर्चा जैसे तैसे चला लेते हैं। संजय बोलता था, हाँ भाई, मुझे पता है, तुम लोगों से अगर बन पड़ता तो तुम लोग मेरी मदद जरूर करते। खैर दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। सारिका, संजय और उनका बच्चा बंधुआ मजदूरों की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब सारिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि अब बात उन तक नहीं, उनके बच्चे तक आ चुकी थी। बच्चा बड़ा हो रहा था और एक-एक चीज के लिए तरस रहा था और मम्मी पापा के सामने अक्सर रोया करता था। सारिका ने संजय से बोला, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पिताजी ने अच्छे खासे जेवर दिए हैं मेरी शादी में, कम से कम 10 लाख के तो होंगे ही। तुम उन जेवरों को बेचकर और थोड़े बहुत बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू करो। इतने दिनों से बिजनेस कर रहे हो, अच्छा अनुभव है तुमको, जरूर हमारा बिजनेस चल निकलेगा। संजय ने बोला, तुम सही बोल रही हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ, और जब बिजनेस चल जाएगा तो तुम्हारे सारे जेवर फिर से बनवा दूंगा। सारिका ने बोला, जेवरों को छोड़ो, तुम बस अपना बिजनेस शुरू करो। मैं अब यह गुलामी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती, ना ही अपने बच्चे को जीने देना चाहती हूँ। सारिका ने अपने सारे जेवर जो कि कुंती देवी ने रखे थे, उसने अपने जेवर
कुंती देवी से मांगे। लेकिन कुंती और मनोहर बाबू को बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था कि सारिका और संजय क्या करना चाह रहे हैं। और कुंती और मनोहर बाबू कभी नहीं चाहते थे कि सारिका और संजय अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि उन्हें तो बहुत अच्छे से पता था कि उनके हाथ से दो बंधुआ मजदूर निकल जाएंगे, जो दिन भर उनकी जी हुजूरी करते थे और उनका हुक्म बजाते थे। बाकी के दो बेटे तो पहले से ही अलग रह रहे हैं। बड़ा बेटा और बहू भी उनसे अलग होने में देर नहीं करेंगे। कुंती देवी ने साफ ही मना कर दिया। कौन से जेवर, कैसे जेवर? कुंती देवी ने बोला, मैंने तुम्हारे जेवर नहीं रखे हैं। बहू, तुम्हारे जेवर हैं, तुम ही जानो। सारिका ने बोला, यह आप क्या बोल रही हो माँ जी? शादी करके आते ही आपने मुझसे सारे जेवर ले लिए थे, संभाल कर रखने के लिए। उसके बाद से आज तक आपने वो जेवर मुझे नहीं दिए हैं। कुंती देवी ने बोला, बकवास मत करो, मैंने तुम्हारे कोई जेवर नहीं रखे हैं। साफ झूठ बोल गई कुंती देवी, सिर्फ इस लालच में कि कहीं सारिका और संजय अपने पैरों पर खड़े हो गए तो बुढ़ापे में उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। खुद में सुधार लाना उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि अब संजय को दुकान की जिम्मेदारी देकर खुद आराम करें। उन्हें तो बंधुआ मजदूर चाहिए थे, जो उनका काम भी करें और उनकी जी हुजूरी भी करें, साथ ही साथ बुढ़ापे में उनका ख्याल भी रखें। संजय और सारिका ने बहुत विनती की कुंती देवी और मनोहर बाबू के सामने, लेकिन वह दोनों नहीं माने कि वे जेवर उनके पास हैं। संजय ने अपने भाइयों को फोन करके सारी बातें बताई। संजय के भाइयों ने भी माँ पापा से बात की, लेकिन इस बार उन लोगों ने साफ बोल कर कह दिया कि हमारे पास तो कोई जेवर ही नहीं है। दोनों भाई जानते थे कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, अपने स्वार्थ में इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, लेकिन कोई क्या कर सकता है। कुंती देवी और मनोहर बाबू को लग रहा था कि जीवन भर उनका यही गुलामी संजय और सारिका झेलते रहेंगे और उनकी तूती बोलती रहेगी। लेकिन हर किसी के बर्दाश्त की एक सीमा होती है। संजय और सारिका बहुत सीधे थे और इस सीधेपन का बहुत ज्यादा फायदा कुंती देवी और मनोहर बाबू ने उठा लिया था। संजय और सारिका को पता था कि अभी भी वह दोनों कुंती देवी और मनोहर बाबू से लड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें लड़ना झगड़ना आता ही नहीं था। लेकिन वह अंदर से टूट चुके थे। संजय और सारिका की जिंदगी के शादीशुदा जीवन के लगभग 10 साल बीतने को आए थे। लेकिन इन 10 सालों में खून के आंसू के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिला था और आज उनका बच्चा एक एक खिलौने के लिए तरसता था। बिल्कुल अवसाद से घिर गए थे संजय और सारिका। दोनों के दोनों सीवियर डिप्रेशन में जा चुके थे। दिमाग काम करना बंद कर चुका था। माँ बाप अपने स्वार्थ में इस हद तक गिर जाते हैं कि यह तक नहीं सोचते कि हम अपने बेटे बहू को कितना ज्यादा दबा रहे हैं। हर किसी की एक जिंदगी होती है, हद से ज्यादा किसी की जिंदगी में दखल देना गलत है। लेकिन मनोहर बाबू और कुंती देवी को लगता था कि जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, संजय सारिका को अपने हिसाब से रखेंगे और जब हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, उसके बाद भी फिर पैसे कौड़ी का सारा हिसाब किताब अपने पास ही रखेंगे। भले दुकान संजय संभालेगा और घर सारिका। हमारे गुजर जाने के बाद ही इन दोनों के हाथ में कुछ आएगा, नहीं तो हमें कोई नहीं पूछने वाला। अगर हमने अभी अपने हाथ खाली कर दिए, ठीक है, ऐसा हर कोई सोचता है। लेकिन कुंती देवी और मनोहर बाबू कुछ ज्यादा ही नीचता पर उतर आए थे, संजय और सारिका को अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए। संजय और सारिका पूरी तरह से टूट चुके थे। आज सुबह जब कुंती देवी उठी तो संजय का रूम अंदर से बंद था। रोज सुबह तो सारिका उठकर घर में झाड़ू लगा रही होती थी, पर आज सन्नाटा छाया हुआ था। कुंती देवी को कुछ शक हुआ
उन्होंने कमरे का दरवाजा जोर जोर से ठोका, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब कुंती देवी को थोड़ी घबराहट हुई। वह मनोहर बाबू को बुला कर लाई। मनोहर बाबू ने भी जोर जोर से संजय के कमरे का दरवाजा ठोका, पर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अब तो मनोहर बाबू की भी हालत खराब हो गई। उन्होंने जल्दी से विपुल और आलेख को फोन लगाकर सारी बातें बताई। विपुल और आलेख दौड़कर घर आए। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर कमरे में संजय, सारिका और उनके बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। अपने माँ बाप के अत्याचारों से तंग आकर संजय ने अपने परिवार के साथ खुदकुशी कर ली थी। संजय ने अपने परिवार को कोई जहरीला पदार्थ पिला दिया था और खुद भी पी लिया था। साथ में एक पत्र रखा हुआ था जिसमें संजय ने अपने घर की स्थिति लिखी हुई थी और बताया था कि किस तरह से कुंती देवी और मनोहर बाबू ने उनकी जिंदगी नरक बना रखी थी, सिर्फ और सिर्फ अपना हुक्म चलाने के लिए। किस तरह से उन्हें बिना पगार का नौकर बना रखा था और मजबूर कर दिया अपनी जान देने के लिए। संजय ने साफ साफ पत्र में लिखा था कि वह आत्महत्या कर रहा है अपने परिवार के साथ। इसके जिम्मेदार उसके माता पिता हैं। उन लोगों ने उसे इतना मजबूर कर दिया है कि उसे मजबूरी में अपने परिवार को खत्म करना पड़ रहा है। ऐसे माँ बाप ईश्वर किसी को ना दे। संजय ने जिंदगी का एक कायराना फैसला ले लिया था जो कि उसे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अवसाद कभी कभी यही करवाता है, सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर देता है। और संजय इसी स्थिति से गुजर रहा था। यह सब कुछ देख सुनकर कुंती देवी और मनोहर बाबू वहीं जड़ हो गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी खुदगर्जी इस हद तक बढ़ जाएगी कि उसका यह अंजाम होगा। विपुल और आलेख बोल रहे थे, लो, कर लो अब अपने सारे शौक पूरे, रख लो अपने दबाव में अपने बेटे और बहू को नौकर बनाकर, हो गई आप लोगों की इच्छाएं पूरी। वह तो अच्छा हुआ कि मैं और आलेख समय रहते इस घर से निकल गए, क्योंकि हमने संजय भैया और सारिका भाभी की हालत देख ली थी। और अगर हमने यह कदम नहीं उठाया होता तो आज यहाँ आपके बड़े बेटे बहू की जगह तीनों बेटे बहू और उनके बच्चों के लाशें पड़ी होती। आप लोग माँ बाप कहलाने के लायक नहीं हैं। बेटे बहू को अपने कंट्रोल में रखने के लिए इस हद तक मजबूर कर देना कि वह अपनी जान ही दे दें, कहाँ तक जायज है। मनोहर बाबू और कुंती देवी अपना सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। एकाएक मनोहर बाबू जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्या करूँगा इस करोड़ की संपत्ति का? यह क्या कर लिया संजय तुमने? सब कुछ तुम्हारा ही तो था। तुम्ही ने तो शुरू से मेरा साथ दिया है। मैं तो सोचता था सब कुछ तुम्हारे नाम करके जाऊंगा। क्यों चले गए तुम इस तरह से? कुंती देवी भी जोर जोर से रोने लगी। इतनी संपत्ति, इतना बड़ा घर, इन सब के तुम ही तो वारिस थे, क्योंकि दोनों बेटे पहले ही घर छोड़कर जा चुके थे। क्यों ऐसा किया तुमने? विपुल और आलेख बोले, क्योंकि भैया और भाभी आपके अत्याचारों को बर्दाश्त करने के लायक अब नहीं बचे थे। और जो आपकी करोड़ की संपत्ति है ना, अब इसे संभालने वाला कोई नहीं है। जो इसे संभालने वाला था वह आप लोगों के अत्याचारों से तंग आकर इस दुनिया से ही जा चुका है। लेकिन आप लोगों को अभी भी अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है। मनोहर बाबू बार बार गश खाकर गिर जाते थे। और कुंती देवी, वह तो एकटक संजय के परिवार की ओर देख रही थी और सोच रही थी, यह सब कुछ क्या हो गया? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच गया था। लेकिन विपुल और आलेख का कहना था कि इन सब में गलती सिर्फ और सिर्फ कुंती देवी और मनोहर बाबू की थी। और शायद विपुल और आलेख का कहना सही था।
कुंती देवी और मनोहर बाबू के अड़ियल रवैये की वजह से आज संजय का हंसता खेलता परिवार खत्म हो चुका था। बेटी बहू के परिवार पर दबाव बना कर रखो, पर इतना नहीं कि उन्हें अपनी जान देनी पड़े, नहीं तो सिवाय पछताने के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।